हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं गैसीय स्टेट का। हम गैसीय लॉ पढ़ रहे थे। ये यूनिट नंबर 2 पढ़ती है आपके सिलेबस के अंदर। बच्चों बता दूं आपको, बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ, एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ। मैं आपको बता दूं बात कि हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर के बारे में कर चुके हैं। कंप्यूटर के बारे में बात कर रहा हूं, बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर के बारे में कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर ए है, ये अपना कंप्लीट है। इसके मैंने नोट्स देने हैं, बस दे दूंगा। कंप्यूटर में कुछ ज्यादा है नहीं, ओके। और ये मैंने यूट्यूब पे नहीं करवाया, आपको पता ही है। सिर्फ एक लेक्चर मैंने यूट्यूब पे करवाया था इसका। अगर बच्चे डिमांड करेंगे तो मैं सारा लेक्चर यूट्यूब पे डाल दूंगा कंप्यूटर चैप्टर के। कंप्यूटर चैप्टर भी आपके सिलेबस के अंदर है। यूनिट नंबर 2 कौन सी आपकी स्टार्ट हुई है? यूनिट नंबर 2 जो है आपकी वो गैसीय स्टेट, जो कि बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के भी यूनिट नंबर 2 है। उसके बाद हम यूनिट नंबर 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 5 का नाम था हमारा केमिकल काइनेटिक। कुछ एक आधा लेक्चर इसका पेंडिंग हो तो हो, कोई एक आधा टॉपिक कोई पेंडिंग हो तो हो, वो भी नोट्स में आ चुका है। मैंने नोट्स में तुम्हें दे चुका हूं जो टॉपिक पेंडिंग रहा होगा इसका। तो कंप्यूटर, गैसीय स्टेट एंड केमिकल काइनेटिक, तो इसका मतलब हमारी 3rd यूनिट इन रनिंग है। 3rd यूनिट हमारी चल रही है। अगर मैं बात करूं बीएससी बीएड की बात करूं तो बीएड की 5th यूनिट हमारी सॉल्यूशन चैप्टर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सॉल्यूशन चैप्टर, और उसके अलावा अब हम कर रहे हैं 2nd यूनिट ऑफ गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट हमने स्टार्ट कर रखी है बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, ओके। तो ये बात कर रहे हैं। एक बात और बता दूं, बीएससी बीएड वालों आप चिंता मत करो। आपका जो पेपर होगा ना बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, इनका आपका पेपर आफ्टर बीएससी होगा। और जो नॉर्मल बीएससी फर्स्ट ईयर बच्चे हैं ना, इनके बाद ही होगा, इनके बाद ही आपका पेपर होगा। और आप चिंता मत करो, आपके इन जनरल पेपर, अगर मान लो अगर ये कोरोना पीरियड ना होता तो इन जनरल आपके पेपर मई के एंड में स्टार्ट होते। अगर ये कोरोना काल ना होता और आपका सेशन लेट स्टार्ट ना होता तो इन जनरल बोल रहा हूं, मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होते। लेकिन अब ये एग्जाम लेट होंगे बच्चों, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये एग्जाम लेट होंगे। मे बी आफ्टर जुलाई या आफ्टर जून होंगे। तो तुम चिंता मत करो, जुलाई के बाद ही एग्जाम की पॉसिबिलिटी बनती है, अगर इनको सेशन पूरा कंप्लीट करना है, जितने इनको डेज हमें बीएड वालों को मिले होते हैं, ओके। तो आप ये मत सोचना कि आपके एग्जाम मई में हो रहे हैं, तो ये मत सोचना कि आपके एग्जाम जून में हो रहे हैं, तो जून के बाद ही होंगे, है ना। अब बात आती है बीएससी फर्स्ट ईयर की। तो बीएससी फर्स्ट ईयर आपका अभी तक तो एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट ही नहीं हुए। तो एग्जामिनेशन फॉर्म कब स्टार्ट होते हैं देखो अभी, और आपका भी सेशन लेट शुरू हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपके पेपर जून के बाद या जून के एंड में स्टार्ट होने चाहिए। तो बहुत टाइम पड़ा है बच्चों, चिंता मत करो और अफवाहों पर ध्यान मत दो। आगे बात करने जा रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर 3rd लॉ हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है एमेटॉन लॉ कहते हैं इसे। और ये एमेटॉन लॉ, जैसा हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा क्या वैसा है, एज इट इज है बच्चों। सारे बच्चों को वीडियो शेयर कर दो और सभी बच्चों को बोल दो कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके फ्रेंड सर्किल में बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करवाने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी 3rd ईयर वालों को, ओके। तो एमेटॉन लॉ कर रहे हैं। एमेटॉन लॉ की बात करें तो इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर टेम्परेचर लॉ। इसे प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहा जाता है। यानी इसको हिंदी में बात करें तो इसको एमेटॉन लॉ बोलते हैं। एमेटॉन लॉ बोल दो, एमेटन का नियम बोल दो। और इसे ना दाब और ताप नियम भी कहा जाता है। दाब और ताप नियम भी कहा जाता है। तो सिंपल सी बात, सेम डिटो वही बातें रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक बात बताई थी कि पूरे के पूरे लॉज के अंदर, गैसीय स्टेट के लॉज के अंदर, गैसीय अवस्था के नियमों के अंदर 4 वेरिएबल घूमते हैं: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। आप किन्हीं को किसी 2 को कांस्टेंट कर दोगे तो 2 के बीच में आप क्या देखोगे, कोई ना कोई रिलेशन देखोगे। मान लो मैं प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, इसका मतलब आप वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के रिलेशन को स्टडी कर रहे हो। रिलेशन बिटवीन the study of relation between volume and number of moles. It means what is effect of number of moles
अपॉन वॉल्यूम, या व्हाट इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अगर बात करें तो हम 4 वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, 4 चरों की स्टडी करते हैं। इन 4 चरों में अगर आपने 2 को नियत कर दिया तो 2 आपके चर रहेंगे जिसके बीच के संबंधों का अध्ययन करोगे कि मोलों की संख्या में बढ़ाने पर, मोलों की संख्या कम करने पर आयतन पर क्या फर्क पड़ता है, और आयतन को कम या ज्यादा करने पर नंबर ऑफ मोल्स पे क्या फर्क पड़ता है। सारा ही का सारा खेल हम यही कर रहे हैं। हम दो चीजों को हम कांस्टेंट कर रहे हैं और 2 वेरिएबल्स के बीच की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो अमेटल लॉ के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अमेटल लॉ के अंदर हम 2 वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर देंगे। एक तो मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूंगा, एक मैं क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ मोल्स को। तो वॉल्यूम को मैं क्या कर दूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा इसके अंदर, और नंबर ऑफ मोल्स को मैं कांस्टेंट कर दूंगा। इसका मतलब अमेटन भाई साहब ने, अमेटन साइंटिस्ट ने प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन को एक्सप्लेन किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। मतलब मोलों की संख्या नियत रखने पर, आयतन का मान नियत रखने पर दाब और तापमान के बीच उसने अध्ययन किया। अब देखते हैं, अब बात करते हैं अपने, हम क्या बात करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, है ना, फिक्स अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स गैस। अगर हम क्या करें, इस फिक्स अमाउंट ले लें गैस की और वॉल्यूम कांस्टेंट ले लें, नियत आयतन व गैस की निश्चित मात्रा पर यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करें, बढ़ाएं, यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाएं तो प्रेशर में जो इंक्रीमेंट लगेगा, या प्रेशर में जो वृद्धि होगी, है ना, प्रेशर में जो इंक्रीमेंट लगता है, जो वृद्धि होगी वो अपने 0 डिग्री सेल्सियस पर जो उसका प्रेशर था P0, अपने 0 डिग्री सेल्सियस पर अपने इनिशियल प्रेशर के 1/273 इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। बच्चों मेरी बात समझ में आई आपको कि सिंपल सी मैंने क्या बात बोली कि अगर मैं बोलता हूं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपने क्या किया बच्चों, आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स, नियत मोलों की संख्या व नियत आयतन पर, नियत मोलों की संख्या, ये भी मोलों की संख्या में नियत है और ये भी आयतन में नियत है। तो आप क्या स्टडी करते हो कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो प्रेशर था वो P0 था। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाना इंक्रीज किया, आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया बढ़ाना, तो टेम्परेचर इसका 0 डिग्री सेल्सियस से कितना, अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हो, तो प्रेशर में जो चेंज आएगा, जो प्रेशर में जो इंक्रीमेंट लगेगा वो अपने इनिशियल प्रेशर का, अपने प्रारंभिक दाब का 1/273 पार्ट्स में इंक्रीमेंट होगा, यानी 1/273वां भाग उसमें वृद्धि होगी। ये बताया उसने, समझे बात को। तो ये टेम्परेचर की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है बच्चों, टेम्परेचर की वैल्यू, और ये P फॉर प्रेशर की वैल्यू। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रेशर P0 है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर उसके प्रेशर में जो उसका इनिशियल प्रेशर P0 बोल दो, P0 बोल दो, उसके इनिशियल प्रेशर में 1/273 इंक्रीमेंट लगता है। यदि मैं बोलता हूं कि मैं T टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो T टेम्परेचर पर उसका प्रेशर क्या होगा, T टेम्परेचर पर उसका जो प्रेशर होगा वो होगा PT। अगर मैं PT की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालूंगा, PT इज इक्वल टू P0 प्लस, अगर मैं PT की वैल्यू कैलकुलेट करूं बच्चों, तो 0 डिग्री सेल्सियस उसका प्रेशर P था, P0 था, तो T टेम्परेचर पर उसकी वैल्यू क्या होगी, PT होगी। तो अगर PT की वैल्यू काउंट करूं मैं, तो P0 टेम्परेचर तो है उसका, P0 टेम्परेचर तो है, P0 प्लस
0 का 1/273 उसके अंदर इंक्रीमेंट लग जाता है ना। ये था टेम्परेचर, समझे बात को। अगर मैं पीटी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूं, टी टेम्परेचर पर उसका प्रेशर क्या निकल के आता है, टोटल प्रेशर क्या निकल के आता है, पी नोट पी जीरो, जो कि इसका इनिशियल प्रेशर है। जैसे ही मैंने कुछ टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो इतना टेम्परेचर में इतना प्रेशर में इंक्रीमेंट लगता है। अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस ना करके टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट लगाता हूं, ये तो है 1 डिग्री सेल्सियस का। ये जो इंक्रीमेंट लगा ये 1 डिग्री सेल्सियस का है। ये जो वृद्धि हुई है ये 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि है। मुझे करनी है टी डिग्री सेल्सियस में, तो मैं मल्टीप्लाई टी डिग्री सेल्सियस कर दूंगा, तो इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, समझे बात को। तो ये हमारा टी टेम्परेचर पर प्रेशर निकल के आ जाएगा। बच्चों यहां तक समझ में आई बात? जल्दी बोलो शाबाश, जल्दी शाबाश। वो सेम चीजें हैं जो हमने लास्ट लॉ में, चार्ल्स लॉ में पढ़ा था, उसमें सेम सारी बातें होंगी। बस इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि ये वाला जो लॉ है ना, ये वाला जो लॉ है वो है कौन सा आपका, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ था, है ना। आयतन ताप लो था, ये वाला दाब आयतन का नियम है। सिंपल सी बात है। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं आपको ये बात को कि मैंने क्या निकाल रहा हूं, मैं टी टेम्परेचर पर प्रेशर निकाल रहा हूं। मुझे पता है कि उसका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ये है पी नोट, प्लस उसका 1 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर इतना आता है, 1 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर इतना आता है उसका। जैसे ही मैंने टी टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 डिग्री का ये और टी डिग्री का ये, है ना। तो पीटी की वैल्यू हमारे सामने निकल के आ गई बच्चों। आगे बात करने जा रहे हैं। अगर मैं इसमें क्या करूं, कॉमन ले लूं, पीटी इज इक्वल टू पी नोट, कॉमन ले लूं मैं, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 प्लस टी बाई 273। सेम वही चीजें कर रहा हूं मैं। पीटी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, पी नोट 273 प्लस टी अपॉन में 273, मैंने इसका एलसीएम ले लिया। हमें यह बात पता है कि T प्लस, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात बताई हुई है कि T प्लस 273 डिग्री सेल्सियस परम ताप के या एब्सोल्यूट टेम्परेचर की इक्वल होता है, T के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, PT, ये जो क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों इसकी, शाबाश, 273 जो होता है, 0 डिग्री प्लस 273 जो होता है वो किसके होता है, परम ताप के इक्वल होता है। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं, आप वहां जाकर के देखना इस बात को। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं किसके अंदर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। हाउ टू कन्वर्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप के अंदर कैसे बदलते हैं, ये आप प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें समझ में आएगा। पीटी इज इक्वल टू पी नोट एंड टी अपॉन टी जीरो। ये तो है 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर मैं बता देता हूं कि 273, 0 मतलब होता है 0 प्लस 273, ये तो होता है केल्विन में। अगर इसका मेजर करें तो ये परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अगर मैं T प्लस 273 कर दूं तो ये TT की इक्वल होता है। तो मैंने वही वैल्यू पुटअप कर दी, TT अपॉन T नोट, है ना। ये केल्विन में मेजरमेंट करते होते हैं, केल्विन में मापते होते हैं, तो केल्विन की वैल्यू है। अगर मैं P नोट को वैल्यू को PT के अपॉन में ले जाऊं तो PT अपॉन P नोट इज इक्वल टू TT अपॉन T नोट या T जीरो। तो ये वैल्यू हमारी फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया। और इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होगा। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर प्रेशर भी इंक्रीज होता है ना। इट मीन प्रेशर जो होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल। नियत मोलों की संख्या वह नियत आयतन पर दाब जो होता है वो परम ताप के समानुपाती होता है। एक नई डेफिनेशन निकल के आ गई बच्चों। ये सारी डेफिनेशनें, दोनों डेफिनेशनें आपने लिखनी है, हालांकि मैंने लिखवाई नहीं है क्योंकि ये लेक्चर सेम टू सेम चार्ल्स लॉ से मैच करता है। ये वाला नियम चार्ल्स लॉ से मैच करता है। सारी स्टेटमेंट वैसे की वैसे आएगी। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट लिख दूं, इसकी द्वितीय कथन लिख दूं परिभाषा का, तो तुम क्या लिख सकते हो। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो
नियत आयतन व नियत मोलों की संख्या पर या नियत सांद्रता पर, जैसे मर्जी लिख लो बच्चों, नियत मोलों की संख्या पर, नियत मोलों की संख्या पर दाब, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दाब परम ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इट मीन क्या, अगर अपने इंग्लिश में डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? एट कॉन्स्टेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू अमेटन लॉ, अकॉर्डिंग टू अमेटन लॉ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at constant volume and fixed amount of gas, the pressure is directly proportional to the absolute temperature, बच्चों मेरी बात समझ में आई? मैंने सेकंड डेफिनेशन दिखा दी, फर्स्ट डेफिनेशन आप खुद लिखोगे। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है? इक्वल होता है। बाकी एक बात और बच्चों बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे देखना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे किसी भी वीडियो लेक्चर लगाओ, आपको मैंने पूरी कोशिश की है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको नोट्स अवेलेबल हो, पूरा उसको पढ़ो, तरीके से पढ़ो आप, है ना। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, थर्ड हम बात करने जा रहे हैं कि अमेटन लॉ के हम ग्राफ ड्रॉ करें, हाउ टू ग्राफ, कैसे ड्रॉ करें। PT इज इक्वल टू, वी नो दैट PT इज इक्वल टू P नोट या P0 प्लस P नोट या P0 अपॉन 273 इंटू T, ये हमने निकाला था। अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालूं तो ये ग्राफ जो आता है निकल के, ये लीनियर इक्वेशन के इक्वल आता है, y इज इक्वल टू C प्लस mx से इक्वल आता है ना। यहां पर ये वाला वेरिएबल x वेरिएबल है, ये वाला y वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू पूरी की पूरी कांस्टेंट है। तो C क्या है? इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है, और m क्या? स्लोप है, ढाल है। ये दोनों के दोनों वैल्यू नियत है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ वैसा ही बनेगा। कैसा बनेगा ग्राफ अपना? बिल्कुल ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका ये ग्राफ जो बनाने जा रहा हूं मैं, PT यानी T टेम्परेचर, PT और T यानी T टेम्परेचर पर उसका प्रेशर, PT और प्रेशर, और किसके बीच में बना रहा हूं मैं? T डिग्री सेल्सियस के बीच में, तापमान और दाब के मध्य है, प्रेशर और टेम्परेचर के बिटवीन मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, है ना। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या आता है? अगर मैं इसको पीछे की तरफ मिलाऊं तो यहां जो वैल्यू निकल जाती है, उनकी जाती है P0, यानी इस पॉइंट पे ये P0 इसकी वैल्यू होती है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 जो इसका प्रेशर होगा वो P0 होता है। तो P0 क्या एक प्रकार का इंटरसेप्ट है। उसके बाद इसकी स्लोप बनाएं तो स्लोप क्या निकल के आती है? ढाल क्या निकल के आती है? स्लोप बराबर P0 अपॉन 273, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस, जो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करें तो ये वैल्यू निकल के आती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता जाता है। लेकिन शर्त यह है कि वो P0 अपॉन 273 वह पार्ट ही इंक्रीज होगा। ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया बच्चों। चलिए आगे, आपको सारी बात समझ में आई? जल्दी बोलो शाबाश। आगे हम करने जा रहे हैं बच्चों, फोर्थ लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका, एवोगैड्रो लॉ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, हर साल एग्जाम में आता है। एवोगैड्रो लॉ बच्चों, हम आपको बताया कि हम 4 बातों को घुमा रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, एवोगैड्रो लॉ यानी आवोगाद्रो का नियम, आवोगैड्रो सारे बच्चों हेडिंग डाल लो, का नियम।
एवोगैड्रो का नियम। बच्चों एवोगैड्रो का नियम अपने कल पढ़ेंगे, आज इतना ही करते हैं अपने। ये एक बारी सारे आप नोट्स बनाओ प्रॉपरली, थर्ड लॉ तक, फिर एवोगैड्रो लॉ अपने कल पढ़ेंगे। कल दो लॉ पेंडिंग रह गया, आपको ग्राहम लॉ और एवोगैड्रो, ये दोनों ऐसा करवा दूंगा, कल लॉ खत्म हो जाएंगे आपके। ओके, तो कल क्लास का टाइम वही रहेगा 6 बजे 6 PM पे। किसी को दिक्कत हो बताना, जो बच्चे लाइव नहीं आ पा रहे वो क्लास को बाद में लगा लें। ओके, एवोगैड्रो लॉ अपने कल पढ़ेंगे बच्चों, और एवोगैड्रो लॉ आप भी पढ़ के आना। मेनली बच्चों 4 वेरिएबल आपके घूम रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, सारा खेल इन्हीं का ही है। अब एवोगैड्रो में अपने पता क्या करेंगे, एवोगैड्रो में अपने क्या करेंगे, अपने ना प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे यहां पर, सॉरी प्रेशर नहीं, हाँ प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे अपने, और अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। तो ये प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे यहां पर अपने, है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा और टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर हम देखेंगे कि वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है नंबर ऑफ मोल्स पे, और नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इनकी स्टडी अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ करेंगे, और इसके नियम को प्रॉपरली पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है हर साल एवोगैड्रो लॉ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, तो इसको मैं अलग वीडियो लेक्चर बना करके आपको दूंगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कल। आज अपने हमिल्टन लॉ पढ़ा, ये आपको आता ही था वैसे भी, है ना। तो चलते हैं अपने, बाय बच्चों।